हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा मिश्रा फिर से आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस का ये जो एक नया सेशन है वो लेकर के आई हूँ। तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ द ऑफिसर विजन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि सेट 7 है, आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक है, ये रहा आज का पहला प्रश्न। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? प्रश्न जो है पूछ रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 जुलाई 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या करता है ये, है ना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हम देखते हैं जो भी जंतु प्राणी है यानी कि फौना, है ना, उनके बारे में उनका सर्वेक्षण करना, उनका आकलन करना, उनका कंजर्वेशन के लिए क्या क्या जो है स्पेसिफिक कुछ चीजें करनी चाहिए। ठीक है, उनके डाइवर्सिटी को बचाने के लिए तो उन सब का स्टडी करना ये इसका काम है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? तो हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, चलिए कोलकाता में और देख लेते हैं क्या है। तो कोलकाता में हम देखते हैं भारतीय चाय बोर्ड, है ना, भारतीय चाय बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी हमको कोलकाता में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में 1954 में हुई थी। ठीक है, चलिए मुंबई की अगर हम बात करें, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, नाबार्ड, है ना, इसके साथ साथ सेबी, इसके साथ साथ एसबीआई, ठीक है, आरबीआई, इन सब का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ग्रीनलैंड किस यूरोपियन देश से संबंधित है ना, ग्रीनलैंड जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध हम देखते हैं कि डेनमार्क से है ना। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। हालांकि कुछ स्वायत्तता जो है वो डेनमार्क इसको ग्रीनलैंड को है, आंतरिक कुछ मामले जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, इसके साथ साथ कृषि या फिर कुछ जो घरेलू मामले हैं, स्वास्थ्य, उसका जो है उसका डिसीजन वो खुद ले सकता है, उसका निर्णय उस पर जो है वो लॉ खुद बना सकता है। लेकिन जो बाहरी मामले हैं जैसे विदेशी मामले, रक्षा मंत्रालय का जो मामला हुआ, ये सब पे अभी भी डेनमार्क का अधिकार है। इसकी राजधानी क्या होगी डेनमार्क की? तो देखते हैं कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। नॉर्वे के बारे में देख ले, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, है ना, ओस्लो। नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वो यहीं से दिया जाता है। ठीक है, नोबेल का शांति पुरस्कार। इसके साथ साथ हम इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ मिड नाइट सन, मिड नाइट सन, है ना, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम। और जो भी बचे हुए पुरस्कार है जैसे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसके साथ साथ फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये साहित्य के क्षेत्र में, ये सब कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। फिनलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ, लैंड ऑफ थाउजेंड थाउजेंड लेक्स, है ना, हजारों झीलों का शहर फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ना, ये कहाँ स्थित है? तो जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चिकमंगलूर, चिकमंगलूर में स्थित है। कहाँ है ये? कर्नाटक में है ना, पूर्व ये भी कर्नाटक में है। और ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये तो कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात रही। भारत का अगर कॉफी बोर्ड की बात करें, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? तो ये भी बैंगलोर में ही है ना, कहाँ है? बैंगलोर में है। ठीक है, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। कौन सी श्रेणी में इसको स्थान मिला है? तो शिल्प एवं कला क्षेत्र, शिल्प और एवं कला, है ना, शिल्प एवं कला में इसको रचनात्मक शहरों की लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, है ना, कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष की बात हम करेंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और कई बार जो है क्या करता है, ये आपके प्रश्न में दे देगा और पूछेगा कि इसका जो है आप फुल फॉर्म बताइए, पूरा जो है इसका नाम क्या है। ठीक है, कब ये बना था? तो 2005 में बना था। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें, कौन है अभी? तो अजीत डोभाल, है ना, ये अभी हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ना, ये कहाँ है? तो ये हम देखते हैं कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में। पुणे की अगर बात करें, पुणे में क्या है? तो पुणे में हम देखते हैं
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये हमको पुणे में मिलता है। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। और असम में गुवाहाटी में ही हम भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है ना? कौन सा टेम्पल है? कामाख्या, कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल जो है ये हमको देखने को मिलता है। श्रीनगर की बात करें, अगेन इसको क्या किया गया है? जो यूनेस्को क्या रचनात्मक शहर है उसकी उसमें इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात कर लिया था श्रीनगर। अच्छा, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने जो बात किया था, कौन सा वो शहर था? लखनऊ। लखनऊ जो है इसको शिल्प और कला में नहीं बल्कि बल्कि पाक कला में शामिल किया गया है। किसमें? पाक कला में। ठीक है, पाक कला यानी कि गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, गैस्ट्रोनॉमी है ना, पाक कला, पाक कला। ठीक है, चलिए, और ये जो श्रीनगर है इसको शामिल किया गया है शिल्प एवं कला के क्षेत्र में, है ना, शिल्प और एवं कला। चलिए, और पाक कला में एक और है, कौन सा राज्य? तो वो जो है हैदराबाद शहर, है ना, हैदराबाद शहर को, राज्य नहीं, हैदराबाद शहर को भी पाक कला में शामिल किया गया है, और लखनऊ को, ये दोनों जो है पाक कला में ही शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो क्या पाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा इसका जवाब? एल्यूमिनियम। ठीक है, प्रश्न अगर थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें डाल दिया जाए, घुमा दिया जाए, और यहाँ पूछा जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तब यहाँ पर आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और तब जो है एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मेटल जो है वो कौन सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगर कुछ ना दिया रहे तो भी हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्रकाश संश्लेषण होता है, अगला सवाल जो है पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तो ये हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना, रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं ऊर्जा गृह, इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, इसको खोजा किसने था? ठीक है, तो उसका जो नाम है वो है रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी, खोज तो की थी लेकिन उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। इन्होंने उसको नाम जो दिया था वो था बायोब्लास्ट, है ना, बायोब्लास्ट। फिर इसके बाद एक और आते हैं जिनका नाम है कार्ल बेंडा, है ना, कार्ल बेंडा। तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है? ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हम देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाए तो फिर हमको क्या सिम्टम्स दिखेंगे? तो हम देखते हैं कि पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगे, सूखने लगे, है ना, इसकी कमी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म अगर हम देखेंगे तो लुम्बिनी में हुआ था, 563 बीसी, है ना, 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ है लुम्बिनी? तो नेपाल के तराई क्षेत्रों में है लुम्बिनी। ठीक है, कुशीनगर की अगर बात करें तो कुशीनगर में गौतम का क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना। किससे संबंधित है? मृत्यु से। कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर यूपी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? है ना, अभिनव भारत। ठीक है, इसका संबंध जो है वो हो जाएगा वीडी सावरकर से। वीडी सावरकर प्लस जीडी सावरकर, जीडी सावरकर, है ना, सावरकर। कौन थे ये इनके भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, है ना। इन दोनों ने मिलकर के 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन जो है इसको बनाया था। और इससे पहले जो है ना, इसका एक पहले भी एक संगठन बनाया था इन्होंने 1899 में। उसका नाम था मित्र मेला, है ना। क्या नाम था उसका? मित्र मेला। और बाद में इसी का नाम बदलकर 1904 में उन्होंने क्या कर दिया? अभिनव भारत कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1928। कहाँ हुआ इसका गठन? फिरोज
का कोटला मैदान था, ये दिल्ली में, है ना, दिल्ली में इसका गठन किया गया। किसने इसका गठन किया, है ना, तो ये हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित है। इससे पहले, है ना, इससे पहले 1924 में, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हो चुका था। 1924 में कहां पे हुआ था, कानपुर में, है ना। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद 1928 में फिर से इसको पुनर्संगठित किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका हम जो जवाब होगा वो देखेंगे सारनाथ, है ना। कहाँ स्थित है, सारनाथ। सारनाथ और किस लिए प्रसिद्ध है, तो हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश वो सारनाथ में ही दिए थे। कहाँ है सारनाथ, वाराणसी, है ना, वाराणसी। कोणार्क सूर्य मंदिर, है ना, सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, गंगवंश, गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, है ना, इन्होंने बनवाया था। कोणार्क मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, महाबलीपुरम रथ मंदिर, रथ टेम्पल जिसको बोलते हैं, है ना, रथ टेम्पल, ये जो है रॉक कट टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी कि पत्थरों को काट काट करके उसी संरचना से क्या बनाया गया, मंदिर बनवाया गया। किसने बनवाया, किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो पल्लव वंश, है ना। कौन से शासक थे जिन्होंने बनवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। ठीक है, आप लोग जब भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हर क्वेश्चन के सुनने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए। ठीक है, और आप लोग टोटल क्वेश्चंस को देखने के बाद ये देखिए कि 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, इससे आप लोग को पता चलेगा कि जीके की नॉलेज जो है आप लोगों को कितनी है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी किस साल बनते हैं, तो ये जो है 1924। कहाँ बनते हैं, बेलगांव था, बेलगांव कर्नाटक में है ना, यहाँ पे 1924 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। याद रखने का एक तरीका, महात्मा गांधी के बाद, है ना, याद रखने के लिए मैं बता दूं कि भारत की पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, महिला, एक तो महिला और दूसरी भारत की पहली महिला, है ना, भारत की पहली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये तो था भारत की पहली महिला। अगर प्रश्न आया कि पहली महिला कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, है ना। कब की, तो 1917 में की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है ना, कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल होता है। इसके साथ साथ और बात करें, बी, ई, के, ये चारों के चारों क्या है, फैट सोल्यूबल है ना। बी और सी, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है ना, नागार्जुन सागर बांध की बात करें किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा क्या, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कैसे याद रखिएगा, इसको सोच लीजिए। अर्जुन, नागार्जुन में क्या है, अर्जुन, अर्जुन को उपदेश किसने दिया था, कृष्णा ने, है ना, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, ये जो अगर कृष्णा नदी की बात करें कहाँ से निकलती है, तो सह्याद्री हिल्स, पश्चिमी घाट में सह्याद्री हिल्स है ना, तो वहां से जो है निकलती है कृष्णा नदी। और उसके बाद अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात कर ले, तुंगभद्रा, है ना, भीमा, मूसी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गाय के दूध में पीलेपन का कारण जो है वो क्या है ना, यानी कि गाय का दूध जो है पीला लगता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे हम देखते हैं कैरोटीन, है ना, कैरोटीन की उपस्थिति होती है गाय के दूध में, इसकी वजह से उसमें हल्का सा पीलापन हमको दिखता है। ठीक है, अगर एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड, गाय के दूध में लैक्टिक एसिड जो है वो मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, 7 पहाड़ियों का शहर जो है वो हो जाएगा आपका जवाब रोम, है ना। रोम जो है ये 7 पहाड़ियों का शहर कहलाता है। अच्छा, रोम जो है किसकी राजधानी है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आपको क्लू दे देती हूँ, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कौन सा कंट्री है जिसकी राजधानी जो है वो रोम है।
ठीक है। काठमांडू की बात करें, नेपाल की राजधानी है। यहाँ पर विश्वविख्यात जो है पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो काठमांडू में देखने को मिलता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में हम लोग को देखने को मिलता है यूएन, यूएन का हेडक्वार्टर, है ना, यूएन का हेडक्वार्टर। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन का? तो 1945 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है ना? तो इसका जो जवाब हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है सबसे ज्यादा जो है घनत्व उस समय होता है। 100 डिग्री पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, यानी 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। 0 डिग्री पानी का गलनांक, यहाँ पर पानी जो है अपने द्रव फॉर्म को छोड़ करके, लिक्विड फॉर्म को छोड़ करके ठोस बनना शुरू हो जाता है ना, यानी बर्फ बनना शुरू कर देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत से होकर गुजरती है? ठीक है, कौन सी अक्षांशीय रेखा? तो इसका हम लोग जो जवाब देखेंगे वो हो जाएगा कर्क रेखा, है ना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में, है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें किस किस के बीच हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1526 में। और दूसरा जो पानीपत का युद्ध की बात करें तो 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? तो ये जो है हुआ था अकबर और हिमू के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो ये आर्टिकल जो है ये 76, है ना, आर्टिकल 76 के तहत। तो क्या अटॉर्नी जनरल उसका कार्यकाल है 2 साल, 4 साल, 5 साल? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अगर चाहें राष्ट्रपति की अब उसको हम हटा दें, है ना, तो उसको हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है, चलिए थल सेना के अध्यक्ष देख लेते हैं कौन है अभी। तो उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी जनरल हो जाएगा, जनरल। अच्छा, ये देख लेते हैं अभी कौन है ना, अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? तो ये हो जाएगा आर वेंकट रमणी। ठीक है, ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है ना, कौन सा पर्वत जो है वो सबसे पुराना है? हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जवाब अरावली। ठीक है, पुराना पर्वत तो है ही, इसके साथ साथ ही सबसे पुराना वलित पर्वत भी है, यानी कि ओल्ड माउंटेन, ओल्ड माउंटेन। ठीक है, ये है। और हिमालय हमारा यूथ, ओल्ड माउंटेन, इसी का पार्ट है शिवालिक, है ना। और उसके बाद विंध्य पर्वत जो है ये क्या करता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ना। ये इसका काम क्या है? तो ये जो है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है और दक्षिण भारत का पठार है उसको भी ये अलग करने का काम करता है। अरावली की सबसे ऊंची श्रृंखला की अगर बात करें तो राजस्थान में है माउंट आबू, माउंट आबू। और इसी माउंट आबू पर एक जैन मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन मंदिर, उसका नाम क्या है? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था कि 5 गलतियां, मैंने बताया भी था कि 5 गलतियां जो है मोहम्मद बिन तुगलक की थी। ठीक है, तो उन 5 गलतियों में ये जो एक उसका गलती था। ठीक है, इसने क्या किया था कि दिल्ली से दौलताबाद, है ना, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदल दी थी। ये जो प्रयास था इसका, यानी प्रयोग था, ये असफल रहा। दूसरा इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा का भी प्रयोग शुरू किया जो असफल रहा। तीसरा इसने क्या किया? तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था
वहां इसने कड़ बढ़ा दिया। और वो भी कब बढ़ाया? जब भीषण अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके वजह से वहां के जो किसान समुदाय थे के लोग थे, जो उन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। 3 गलती इसकी हो गई। फिर इसने और क्या गलती की? तो खुरासान जो कि मध्य एशिया में है ना, वहां पर बहुत राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। तो वहां का जो राजनीति था वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। उसने स्थिति को बिना पता लगाए ही वहां सैन्य अभियान भेज दिया, जिसमें इसको खर्च भी बहुत हुआ और वो जो है प्रयोग भी असफल रहा। फिर इसने क्या किया? और तो इसने क्या, कराचिल जो कि कुमाऊं क्षेत्र में है, हिमालय का कुमाऊं क्षेत्र, वहां का दुर्गम रास्तों से होते हुए वहां भी इसने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की। ठीक है, सैन्य अभियान भेजे, लेकिन उन पहाड़ियों में, उन दुर्गम रास्ते में जो इसका प्रयोग था, इसका जो अभियान था, वो असफल रहा। और इस तरह से इसकी 5 गलतियां जो हैं ये मानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ किसने लिखा है ना? आनंद मठ, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा? 1882 में, है ना, 1882 में। यहीं से जो हमारा वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से ही लिया गया है। और क्या आनंद मठ में मेंशन है? तो हम देखते हैं कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी चर्चा आनंद मठ में की गई थी। 1770-80 के समय ये जो है सन्यासी विद्रोह ये हुआ था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो बंगाली पत्रिका जिसके संपादक रहे हैं। और यहाँ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न, क्या है वो? तो मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद की 5 से 6 रचनाओं को आप लोग को कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। ठीक है, शरद चंद्र बोस कौन थे? राजनेता थे, और इसके साथ साथ जो है एक वकील थे, सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन की अगर हम बात करें तो 1884 में। ठीक है, किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और इन्होंने ही 1885 में क्या किया? इसको कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसका विलय कर दिया। चलिए अगला सवाल, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, गदर पार्टी की बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर, ये लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। कब की? तो 1913 में। ठीक है, 1913 में। कहाँ की? तो सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए में, वहां इसकी स्थापना की गई। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, इन्होंने खुदाई खिदमत गार की स्थापना की थी, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नेता गरमपंथी था? है ना, कौन सा नेता इनमें से गरमपंथी था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? गरमपंथी नेता थे। ठीक है, सॉरी गरमपंथी नहीं, नरमपंथी, है ना। गरमपंथी की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं, कैसे याद रखते हैं उसको? लाल, बाल, पाल, ये तीनों जो हैं गरमपंथी के नेता थे। गरमपंथी, है ना। लाल से क्या हो गया? लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्रपाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल, शिक्षा का प्राचीनतम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा है शिक्षा का प्राचीनतम स्थान? तो हम देखते हैं तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो इसका जवाब देखते हैं, क्या हो जाएगा? 1939, है ना। 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, और उसमें महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, और उनके खिलाफ खड़े हुए थे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि सुभाष चंद्र बोस वहां पर जीत जाते हैं अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन महात्मा गांधी से उनके मतभेद हो गए, है ना। तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि वहां इस्तीफा दे दिया, और फिर बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, आप ये बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, है ना, 1939 के अधिवेशन में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और आज का ये अंतिम सवाल रहेगा। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1856 से लेकर 1862 तक ये पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, है ना। इसके साथ साथ हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ठीक है, व्यापक नीति का सिद्धांत क्या था? तो क्या होता था, जो भी भारतीय रियासतें थी, है ना, तो ब्रिटिश ने ऐसा बताया, ऐसा कहा, एक नीति बनाई कि भारतीय रियासतें उस जो भी उसके शासक है, अगर उनका अपना पुत्र या अपना वारिस नहीं है,
है ना। तो दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र को वहां का वारिस नहीं माना जाएगा और उस रियासत को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत सतारा जो था 1848 में, सतारा इसको सबसे पहले क्या किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हम देखते हैं भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके बारे में अगर बताएं तो 1833 में उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो कल हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।